हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि लेक्चर्स थोड़े से कम हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम घर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और घर में इतना स्पेस अवेलेबल होता नहीं है। तो जैसे जैसे स्पेस अवेलेबल होता है, जैसे जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो खामोश बिठाना पड़ता है सबको, भाई कि खामोश रहो, ज़्यादा आवाज़ मत करो, उन्हें डिस्टर्बेंस होगा। आप कब तक घर पे बैठा पाएंगे सबको खामोश। तो ऐसे 2-3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे स्पेस हमारे लिए अवेलेबल होता है वैसे हम आपके लिए आ रहे हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, आप बेफिक्र रहिए। और इसके अलावा मैं ये भी चाह रहा हूँ कि लेक्चर्स जो है दिन में 1 या 2 हो। अभी रमज़ान भी शुरू हो गया है तो 1 या 2 लेक्चर हो, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हो, ताकि एंट्रेंस के बच्चों का भी हो जाए और बोर्ड्स के बच्चों का भी हो जाए। तो उसी तरीके से ये लेक्चर मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये जो लेक्चर है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। जेई मेंस, एडवांस, नीट, सीईटी, बोर्ड सब के लिए कवर हो जाएगा लेक्चर। जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा पार्ट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि ये बोर्ड्स के लिए नहीं है, ये एंट्रेंस के लिए है। एंट्रेंस के लिए आपको एक्स्ट्रा करना होता है, बोर्ड्स के लिए तो मैं सारी चीज़ें आपको क्लियरली बता दूंगा। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों हमारा, वो टर्निंग ऑफ अ व्हीकल पे है। एक व्हीकल टर्न करती है तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को कंसिडर करनी पड़ती है, उसका फिजिक्स क्या है, यानी सर्कुलर मोशन क्या, एप्लीकेशन क्या है, ये हमारा आज का मुद्दा है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर मैंने बनाया है। मैं आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स से उसको सोचना सिखाऊंगा, जैसे एंट्रेंस में बच्चों को रिक्वायर्ड होती है, और बोर्ड्स के जो जो आपके बुक्स के डेरिवेशंस के स्टेप्स गायब हैं मैं आपको वो भी करवा दूंगा। ओके, तो आप ये देखेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेगा जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ अभी। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, तो आप बराबर से इसको ध्यान से सुनिए, इसके नोट्स बनाइए। इसके लेक्चर के नोट्स में आज रात तक या कल तक आप लोगों को इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। ओके, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है टर्निंग ऑफ अ व्हीकल। और एक बात आपको मैं बता दूं, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में टर्निंग ऑफ अ व्हीकल के अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले वो सिर्फ फ्रिक्शन कंसिडर करके कराते हैं, उसके बाद बैंकिंग कंसिडर करते हैं, बीच में वॉल ऑफ डेथ आ जाता है। वो नहीं करेंगे हम वॉल ऑफ डेथ, पता नहीं उसका कोई मुझे तो मकसद नहीं लगता कि बीच में क्यों लेकर आया। उसको हटा करके पूरा बैंकिंग का पार्ट एक साथ कवर करना चाहिए था उनको। हम वैसे ही कवर करेंगे और वो कवर करने के बाद मैं आप लोगों को वॉल ऑफ डेथ पे लेकर के जाऊंगा। ओके, क्लियर है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, इस पे जमे रहिए। और ये लेक्चर सुनने से पहले आप इससे पहले लेक्चर 3 रोटेशनल डायनेमिक्स बाय आमिर शेख ये जाकर के पहले देखेगा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर वो नहीं समझेगा तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। तो वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा लेक्चर मैंने वहाँ पर डिलीवर किया हुआ है, बहुत सारी मैंने उसके अंदर बारीकी आप लोगों को बताई है। तो वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये लेक्चर समझने में आसानी होगी। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो हमारा मुद्दा क्या है, हमारा बच्चों मुद्दा है एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है भाई, कि बेसिकली हम ये तो देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर मोशन होता है, लेकिन अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये अगर पर्टिकुलर मोशन यानी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये अप्लाई किधर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में अप्लाई होता है। आइए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो वो मुद्दा जो है जहाँ पर ये अप्लाई होता है सर्कुलर मोशन की स्टडी, वो है टर्निंग ऑफ अ व्हीकल। एक व्हीकल की टर्निंग, एक व्हीकल जब टर्न करती है, टर्न करने का मतलब क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, देखिए ध्यान से। कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो आप क्या बोलेंगे, ये सर्कुलर मोशन है। हाँ बिल्कुल है, सर्कुलर मोशन है। अब कोई पार्टिकल क्या करता है, ऐसे कर्व में चलता है, ऐसे क्या करता है, आर्क में चलता है। मान लीजिए एक आर्क में चलता है, तो क्या ये सर्कुलर मोशन है? क्या इसको आप सर्कुलर मोशन बोलेंगे? ये भी सर्कुलर मोशन है। क्यों सर्कुलर मोशन है बताइए? अरे आर्क इज क्या होता है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या होता है, आर्क सर्कल का पार्ट होता है। तो वो चाहे पूरा सर्कल में घूमे या थोड़ा सर्कल में घूमे, यानी आर्क में जाए, ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनिएगा। कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऐसे वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, एक ट्रांसलेशन मोशन आप लोगों को नजर आ रहा है। तो क्या ये भी सर्कुलर मोशन है? बताइए, क्या इसको भी सर्कुलर मोशन बोलेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आप पर छोड़ रहा हूं मैं। क्या ये भी सर्कुलर मोशन है या नहीं है? क्या इसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? एक आदमी जो है मान लीजिए वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वो सर्कुलर मोशन है या नहीं है, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई कि ये पूरा सर्कल में घूमेगा तब भी सर्कुलर मोशन, थोड़ा सर्कल में घूमेगा यानी आर्क में चलेगा तो भी क्या है, सर्कुलर मोशन। आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? अरे बताता हूँ बेटा, आइए समझते हैं इसको।
साथ में बने रहिए, सब समझ में आएगा आपको, बस देखिए ध्यान से। तो जब हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग कोई कार देखते हैं तो कार ऐसे आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, उस पे कार क्या करती है, कार ऐसे टर्न ले रही है। अच्छा, कार टर्न ले रही है, कार टर्न ले रही है मतलब कार कैसे चल रही है, आर्क में चल रही है। अगर कार आर्क में चल रही है तो अभी मैंने कहा कि अगर कोई आर्क में भी चलेगा तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब कार भी क्या परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन। समझ आ गया? तो ऐसे रिलेट करना है टर्निंग ऑफ अ कार को। बात समझ में आई है? टर्निंग ऑफ अ व्हीकल को, कुछ भी हो सकता है वो, ट्रक, बाइसिकल, आपका कार, कुछ भी हो सकता है वो, साइकिल, कुछ भी हो सकता है। समझ आ गया? ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को बात समझ में आ रही, ठीक। तो ये अपने पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है जिसपे कार क्या कर रही है, टर्न कर रही है। तो ये क्या परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। अब क्या, अब सवाल उठता है कि टर्निंग होती कैसे? क्या हैंडल घुमा लेने से या स्टीयरिंग घुमा लेने से टर्निंग हो जाती है? क्या आप लोग हैंडल घुमा लेते हैं या स्टीयरिंग घुमा लेते हैं तो क्या हो जाता है, टर्निंग हो जाती है? ऐसा होता है क्या? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ स्टीयरिंग घुमाने से या हैंडल घुमाने से टर्निंग नहीं होती। अगर ऐसा होता तो कीचड़ में, रेत में आसानी से आप टर्न कर पाते। बग्गी आपने चलाई कभी? मैंने बग्गी चलाई हुई है। बग्गी आप देखेंगे वो 4 बड़े बड़े पहियों वाली बाइक होती है। आप क्या करते हैं, उसको रेत में चलाने की कोशिश करेंगे, रेगिस्तान में आपको चलाने को मिलेगा। अगर उसको आप चलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है उसको टर्न करना। मैंने उसको ऑब्जर्व किया हुआ है, वो नहीं आसानी से आप उसको टर्न कर पाते। तो अगर सिर्फ हैंडल घुमाने से टर्निंग हो जाती तो सिर्फ हम लोग क्या कर सकते, रेत में, कीचड़ में आसानी से टर्न कर लेते गाड़ी को। लेकिन कीचड़ में, रेत में आसानी से टर्न नहीं कर पाते। इसका मतलब टर्निंग जो है वो सिर्फ हैंडल घुमाने से या स्टीयरिंग घुमाने से नहीं होता। टर्निंग यानी कि आप लोगों को अगर व्हीकल को टर्न करना है, टर्निंग के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड है, हमको बेसिकली 2 चीजों की हेल्प रिक्वायर्ड होती। वो 2 चीजें क्या है बच्चों? आइए 2 चीजों को समझते हैं। मैं बिल्कुल सेपरेटली कराऊंगा आपको, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल सबके बारे में बताऊंगा। आप बस बने रहिए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बनने वाला है इंशाल्लाह। तो सबसे पहला टर्निंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टर्निंग में मैंने आपसे कहा कि टर्न करते वक्त हमको 2 चीजों की हेल्प लगती है। सबसे पहली हेल्प लगती है फ्रिक्शन की, दूसरी हमको हेल्प लगती है बैंकिंग की। कि क्या होती है बैंकिंग, कैसे फ्रिक्शन की हेल्प लगती है, आइए एक एक करके समझते हैं। पहले हम फ्रिक्शन को समझेंगे, फिर हम बैंकिंग को समझेंगे, फिर हम दोनों का कॉम्बिनेशन समझेंगे। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? पहले फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे, ओनली फ्रिक्शन, फिर ओनली बैंकिंग, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। ऐसे ही आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है और ऐसे ही आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी पढ़ना है। सब आपको एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल का सिलेबस बहुत अच्छा है। क्लियर, समझ में आ गया? तो देखिए ध्यान से, अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए? हम पढ़ने जा रहे हैं टर्निंग ऑफ अ व्हीकल। ठीक है। और टर्निंग ऑफ अ व्हीकल में हमको क्या चीजें रिक्वायर्ड है बताइए? हमको सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है? फ्रिक्शन। फिर हम लोग क्या बोलेंगे? बैंकिंग की हेल्प से। फिर लास्ट में बोलेंगे दोनों की कॉम्बिनेशन की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, टर्न करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहला हम लोग टर्निंग विथ ओनली फ्रिक्शन, सिर्फ फ्रिक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? पहले टर्न करने की कोशिश करेंगे। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? तो सिर्फ फ्रिक्शन की हेल्प से हम लोग टर्न करने की कोशिश करेंगे। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए कि एक ऐसा रोड है, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, आपके लिए कार बना देता हूं। मान लीजिए इस पे क्या है, कार है, तुम्हारे पास एक कार है। उसके बाद क्या समझने की कोशिश करिए कि मान लेते हैं कि ये हमारे एक्सेस है, यानी ये सेंटर है और कार ऐसे अंदर की तरफ क्या करेगी, इमेजिन कर पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं? ये आपके पास क्या है, ऐसी कार है और ये आपका क्या है, एक्सेस है। तो ये इसके अबाउट क्या करेगी, ऐसे इसके अबाउट घूमेगी। समझ में आ गया? नहीं, सेंटर इस पे लाई कर रहा है, ये सेंटर है, तो ये ऐसे क्या करने वाली, कार टर्न करने वाली। इमेजिन कर पा रहे हैं? ठीक है। अगर ऊपर से आप इसको देखेंगे तो ऊपर से आप देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। समझ आ गया? कार ऐसे टर्न करने वाली, इमेजिन कर पाए? ठीक है ना। तो ऐसा है ये। ठीक है। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास मान लीजिए कि एक फ्लैट सर्कुलर रोड है, फ्लैट सर्कुलर रोड, उस पर कार क्या करेगी, टर्न करेगी। और यहाँ पर अभी जो है ना, ये जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको पहले इनर्शियल फ्रेम के हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऑब्जर्वर, इनर्शियल ऑब्जर्वर मतलब एट रेस्ट वाला ऑब्जर्वर या एट वी कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ऑब्जर्वर। समझ आ गया? इनर्शियल ऑब्जर्वर, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल मतलब या तो वो रेस्ट पर है या तो वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन 0 है इसका।
बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, इनर्शियल ऑब्जर्वर के हिसाब से, फिर आपको नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के हिसाब से एक्सप्लेन करवाऊंगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है सर कब सेंट्रीपिटल ले रहे हैं, कब सेंट्रीफ्यूगल आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं थर्ड लेक्चर देखो पहले। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आता है, जब एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। अनएक्सेलरेटेड फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई काम नहीं है, आप वो पहले देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा ये। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ले रहा हूं। इनर्शियल ऑब्जर्वर मतलब क्या, एक ऑब्जर्वर यहां पर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और इसका ये वेलोसिटी क्या है, 0, यानी एट रेस्ट है। एट रेस्ट मतलब कौन सा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर, तो ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है। अब ये कैसे एक्सप्लेन करेगा, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, जब कार क्या करती है, इसे टर्न करती है, तो इसलिए क्या कहता है, ये कहता है कि कार के टायर और रोड के बीच में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लिया गया, क्योंकि वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। कैसे एडजस्ट कर लेता है, स्पीड के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। आइए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि जब ये कार ऐसे टर्न करेगी तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन, जो किसके बीच में है, कार के टायर और रोड के बीच में है। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लग रहा है, और सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यानी फ्रिक्शन किसका काम करेगा, फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? अब थोड़ा सा आपको यहां पर समझना पड़ेगा। आइए मैं डायरेक्टली इक्वेशन पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं थोड़ी सी डिटेलिंग बताऊंगा। अब क्या करते हैं ना, अब क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r, ये आपके पास फॉर्मूला है। मास आप 5 किलोग्राम मान लीजिए, मान लेते हैं, रेडियस 5 मीटर मान लेते हैं, तो ये 5 वो 5 कट जाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बचेगा, v²। इस केस में समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मास क्या माना मैंने 5 और रेडियस भी क्या माना 5, तो v² क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो ये मेरे पास अभी सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैं क्या करता हूं, देखिए ध्यान से, और जो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मान लीजिए वो 15 न्यूटन है। इसका क्या मतलब हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस में 15 न्यूटन से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। बढ़ता है, कब तक बढ़ेगा, 15 न्यूटन तक बढ़ेगा, उसके आगे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता। वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए भाई, तो मैं आपको एक टेबल बना करके देता हूं, पहले आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद देखिए ध्यान से। तो यहां पर क्या है मेरे पास, यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक। स्पीड मैंने 1 की, स्पीड 1 कर दी, तो v की जगह 1 लिखूंगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 1 न्यूटन। समझ में आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, 15, तो 1 न्यूटन तो लग ही सकता है, तो 1 न्यूटन ये लगा देगा। स्पीड 2 कर ली मैंने, स्पीड 2 कर ली, तो ये v², देखो सेंट्रीपिटल यहाँ पर 2 कर दिया मैंने, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 4 न्यूटन। वो कितना लग सकता है, 15 न्यूटन, 4 न्यूटन ये लगा देगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। फिर 3 कर दिया मैंने स्पीड को बढ़ाते जा रहा हूं मैं, ये कितना हो जाएगा 9 न्यूटन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी क्या कर लेगा अपने आप को 9 न्यूटन, ये 15 तक लगा सकता है। स्पीड हमने 4 कर ली, गाड़ी ने स्पीड क्या कर ली, 4 कर ली। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, v², तो हो जाएगा 16। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, 15। यही तुमको समझना है कि बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, तुमने क्या कर दिया, तुमने स्पीड को 1 रखा। फ्रिक्शन स्पीड को 1 करने से सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 1 की हो गई। स्पीड को 1 किया, सेंट्रीपिटल फोर्स 1 का चाहिए, फ्रिक्शन 15 तक लग सकता है, तो वो क्या कर देगा, 1 प्रोवाइड कर देगा। स्पीड क्या है, स्पीड आपको कितनी कर दी, आपने 2 कर दी, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, 4 हो गया, तो उस हिसाब से ये कितना लग सकता है 15 तक, तो कितना हो गया, 4 बन गया, इसने 4 लगा दिया, यानी 4 सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, 4 न्यूटन, फ्रिक्शन ने 4 न्यूटन प्रोवाइड किया, ये टर्न कर गया। बात समझ में आ गई। फिर टर्न करते वक्त स्पीड कितनी कर दी, 3 कर ली, 3 करने से सेंट्रीपिटल फोर्स 9 हो गया, और 9 होने की वजह से फ्रिक्शन पर कितना हो सकता है, 15, तो फ्रिक्शन ने अपने आप को 9 कर लिया। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 15 तक जा सकता है तो 9 तो दे ही सकता है। अब आपने स्पीड 4 कर ली, स्पीड 4 करने से सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 16 हो गई, और फ्रिक्शन कितना प्रोवाइड कर सकता है, वो 15 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो गया कि यहां पर फ्रिक्शन उतना सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा जितना रिक्वायर्ड है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो मोड़ने वाला फोर्स नहीं होगा, जब मोड़ने वाला फोर्स नहीं होगा, इसका यह मतलब हुआ कि गाड़ी जो कि गाड़ी ऐसे टर्न कर रही थी, गाड़ी इधर टर्न होने के बजाय इधर चली जाएगी।
क्यों इधर चलेगी बताइए? अरे मोड़ने वाला फोर्स चाहिए 16 और प्रोवाइड कितना हो रहा है 15, तो 15 प्रोवाइड होने की वजह से गाड़ी पूरी तरीके से मुड़ नहीं पाएगी, गाड़ी सीधा चली जाएगी और हम कहेंगे गाड़ी स्किड कर गई। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे गाड़ी स्किड कर गई। बात समझ में आ गई? तो इसका ये मतलब हुआ, कि यहां पर आपका जो फोर्स अवेलेबल है और फोर्स रिक्वायर्ड है तो उसके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। क्या? देखिए ध्यान से, फोर्स रिक्वायर्ड शुड बी, फोर्स जितना रिक्वायर्ड है शुड बी लेस देन और इक्वल टू फोर्स अवेलेबल। जितना फोर्स रिक्वायर्ड है, कितना फोर्स रिक्वायर्ड था बताइए? फोर्स रिक्वायर्ड था मान लो 14 न्यूटन, तो अवेलेबल फोर्स कितना था? 15 न्यूटन। उससे क्या होना चाहिए? या तो उससे इक्वल होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए। उससे ज्यादा हो गया तो जितना अवेलेबल है, अवेलेबल कितना था? 15 न्यूटन। 15 से ज्यादा हो गया तो 15 से ज्यादा हो गया तो कार स्किड कर जाएगी। समझ में आ गया? तो फोर्स रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू फोर्स अवेलेबल, ये नो स्किडिंग कंडीशन है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? नो स्किडिंग कंडीशन। नो स्किडिंग कंडीशन आपको ये कहती है कि जितना फोर्स रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल फोर्स से या तो इक्वल हो या तो उससे कम हो। जितना फोर्स रिक्वायर्ड है, कितना अवेलेबल है? अवेलेबल 15 था, तो जितना रिक्वायर्ड है या तो वो 15 हो या तो वो 15 से कम हो, तभी क्या कर सकती गाड़ी? स्किड नहीं करेगी, गाड़ी प्रॉपरली टर्न कर जाएगी ओनली विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। अगर रिक्वायर्ड फोर्स अवेलेबल फोर्स से ज्यादा हो जाए, गाड़ी तयशुदा तौर पे क्या हो जाएगी? स्किड कर जाएगी। समझ आ गया? अब रिक्वायर्ड फोर्स कौन सा है भाई? रिक्वायर्ड फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अवेलेबल कौन सा है इस केस में? आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कौन सा? लिमिटिंग वैल्यू। बताइए कितना होता है रे बच्चों? ये होता है mv²/r। देखे ना, यहां से ये मेरा एक्सेस है, ये मेरा एक्सेस है, इस एक्सेस के बाद वो घूम रहा है, यहीं पे सेंटर है, यहां से गाड़ी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस कितना? r है। तो mv²/r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। समझ आ गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, याद रखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा? mv²/r लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू ये क्या हो जाएगा? mg। m और m क्या हो गया? कैंसिल। बचेगा क्या? बचेगा आपके पास v² इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू rg, यानी v इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू rg। समझ आ गया? ये जो स्पीड है ना, ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है। यानी अगर आप सिर्फ फ्रिक्शन की मदद से गाड़ी को सेफली टर्न करवाना चाहते हैं ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट कर्व, तो आपको मैक्सिमम इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी। समझ आ रहा है क्या? थ्योरेटिकल है, आगे तो बताऊंगा और इम्प्लीकेशन। तो मैक्सिमम इतनी स्पीड रख सकते हैं। अगर आपने इससे ज्यादा स्पीड कर दी, अगर आपने अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी से ज्यादा स्पीड कर दी, तो आप क्या कर जाएंगे? आप स्किड कर जाएंगे। तब क्या होगा बताइए? अगर ज्यादा स्पीड कर दी, तो अगर आपने ज्यादा स्पीड कर दी तो जितना आपको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना अवेलेबल ही नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, एक लिमिट तक ही बढ़ता है, एक लिमिट के आगे बढ़ ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी स्पीड तक गाड़ी को भगाएंगे और गाड़ी क्या करेगी? टर्न करेगी, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो यहां तक तो पहली चीज आपको मैंने बता दी कि अगर सिर्फ फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाएगा, तो v इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी क्या है? मैक्सिमम सेफ स्पीड है, इससे आप टर्न कर सकते हैं। समझ आ गया? तो आइए इसके इंप्लीकेशंस जानते हैं भी थोड़े और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, तो v इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या आया? म्यू आर जी। ये क्या है? मैक्सिमम सेफ स्पीड। मैक्सिमम सेफ स्पीड समझ में आ गया? ठीक है, विदाउट स्किडिंग लिख देता हूं, विदाउट स्किडिंग, जिससे आप स्किड नहीं करेंगे। समझ आ गया? मिनिमम क्या होगी? अरे मिनिमम 0 होगी। कम से कम 0 से लेके मैक्सिमम इतनी स्पीड रख सकते हैं। इससे ज्यादा स्पीड कर दिए तो क्या होगा? गाड़ी स्किड कर जाएगी। यानी इस केस में आपको ये रेंज मिल रही है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक्चुअली जो रियलिटी है ना, उसमें आप इतनी स्पीड भी नहीं रख सकते हैं पूरी। आप पूरी की पूरी इतनी स्पीड भी नहीं रखते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल में भी समझाया है आपकी टेक्स्ट बुक में। तो बेसिकली इतनी स्पीड आप भी नहीं रख सकते, इसके इक्वल नहीं रख सकते। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप पूरी स्पीड इतनी रख लेंगे तो होगा क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने स्पीड कुछ रखी
और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 15, और उस स्पीड पे जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो भी कितना है 15, मान लीजिए 15, ठीक है। तो आपने एक पर्टिकुलर स्पीड रखी, ये वाली स्पीड रखी, और उससे जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये आपने कोई स्पीड रखी, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है 15, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 15। इसका मतलब ये रिक्वायर्ड भी कितना था 15, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है वो भी 15। इसका मतलब फ्रिक्शन पूरी तरीके से कहां पर काम आ गया, फ्रिक्शन पूरी तरीके से काम आ गया कहां पर, सेंट्रीपिटल फोर्स पर। ये जो पार्ट बता रहा हूं मैं, ये जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट के बच्चों के लिए, सीईटी में भी इतना ज्यादा काम नहीं आता है ये, ठीक है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा आपसे कहा, मैंने इतना कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बना रहा हूं मैं कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो बच्चे कर लेंगे। जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट सीख लीजिए आप लोग, एक्स्ट्रा चीजें देख लीजिए। तो कुछ आपने स्पीड रखी, उस हिसाब से जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड था वो मान लीजिए 15 आया, है ना। कैलकुलेशन किया आपने कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए 15, और लिमिटिंग फोर्स का वैल्यू भी कितना है 15, यानी क्या, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड था वो पूरा का पूरा आपने किससे ले लिया, फ्रिक्शन से ले लिया। तो फ्रिक्शन किसका काम कर रहा है बताइए, फ्रिक्शन काम कर रहा है, पूरा का पूरा काम कर रहा है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का, पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, यानी फ्रिक्शन पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने में आपकी हेल्प कर रहा है। क्लियर है। अब क्या, अगर आपने क्या कर दी ना, इससे स्पीड कम भी की, मैंने तो बोला ना मैक्सिमम से स्पीड पे चला रहे हैं, लेकिन अगर आपने क्या कर दी, इससे स्पीड कम की, तब भी आप स्किड कर जाएंगे। क्यों बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस वाले ध्यान दें इस पे। आपने इससे स्पीड अगर कम भी की ना, तब भी आप स्किड कर जाएंगे। मैंने तो यही कहा, थ्योरेटिकली तो यही मिल रहा है कि मैक्सिमम इतनी स्पीड आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा पे तो स्किड कर जाएंगे, उससे ज्यादा पे तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आपने एग्जैक्टली उतनी स्पीड रख ली जो मैक्सिमम से स्पीड है, उतनी रख ली, तब भी आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैक्सिमम से स्पीड है 80, तो अगर आप 80 के ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, स्किड करेंगे। लेकिन अगर आप 80 पे भी चला रहे हैं ना, उससे अगर आपने कम करने की कोशिश की, तब भी आप स्किड कर जाएंगे। बताइए क्यों। इसलिए क्योंकि जब आप स्पीड कम करेंगे, स्पीड कम करने के लिए, अभी देखिए कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, कितने पे चल रहा है, 80 पे चल रहा है, ठीक है। जेईई वाले ध्यान दें, 80 पे चल रहा है। अगर आपने 80 से स्पीड कम की तो आपको कितना क्या रिक्वायर्ड है बताइए, आपको 80 भी रिक्वायर्ड होगा। ये तो कांस्टेंट स्पीड पे था, कांस्टेंट स्पीड पे चलने में 80 क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, उसमें 0 होता है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे हैं, तो ये 80 पे मान लीजिए चल रही थी, 80 की स्पीड पे मान लेते चल रही थी, तो पूरा का पूरा जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, 80 से स्पीड ज्यादा बढ़ाएगा तो डेफिनेटली क्या करेगा, स्किड करेगा। 80 से कम करने का है, 80 से कम करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, 80 रिक्वायर्ड है। 80 यानी क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है उसको। बिना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के आप स्पीड कम ज्यादा कैसे करेंगे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन आपने पूरा फ्रिक्शन किस में इस्तेमाल कर लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास अभी कोई फ्रिक्शन बचा ही नहीं है, क्या करने के लिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। जब आपके पास कोई चारा बचा ही नहीं, यानी बेसिकली आपके पास कोई फ्रिक्शन बचा ही नहीं जो आपको क्या करे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे, तब क्या होगा, तब ये होगा कि गाड़ी इससे कम पे भी आप लेके जाएंगे ना तो आप स्किड कर जाएंगे। तो क्या कहा जाता है, क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, प्रिकॉशंस ये लिए जाते हैं कि जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है ना, उससे 10% आप कम स्पीड पे चलाएं, 10% लेस स्पीड करके चलाओ। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, जैसे अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, 80 का 10% ऑफ 80 निकालिए, बताइए 80 हमारी ये वी मैक्सिमम था, मान लीजिए 10% ऑफ 80 कैसे निकालेंगे, क्या आएगा बताइए, तो आपको समझ में आ गया, यहाँ करता हूँ मैं, 10% ऑफ 80 निकालते हैं, बताइए क्या होगा, 10% ऑफ 80, 10% ऑफ 80 क्या होगा, 10/100 इंटू 80। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, बताइए क्या होगा। या फिर इसको 100 कर लेते तो ज़्यादा आसान होता, 100 कर लेते हैं, ये 10 के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन में आसान होगा। मतलब क्या, अगर मैक्सिमम स्पीड, सेफ स्पीड मेरी 100 है, तो हमको कहा जाएगा कि 100 पे मत चलाओ। 100 से ज़्यादा चलाएंगे तो डेफिनेटली स्किड कर जाएंगे, 100 से कम चलाएंगे तब भी स्किड करेंगे। तो क्यों स्किड करेंगे, क्योंकि कम करने के लिए आपको क्या चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन आप 100 पे चला रहे हैं, 100 पे चलाने से क्या हो गया, पूरा पूरा सेंट्रीपिटल में लग गया फ्रिक्शन। इसका मतलब टेंजेंशियल देने के लिए फ्रिक्शन बचा ही नहीं, तब भी आप स्किड कर जाएंगे। तो ऐसे कहा जाएगा कि अगर 100 मैक्सिमम सेफ स्पीड है तो आप उसको 90 पे चलाएंगे,
बात समझ में आ रही है कि जितनी मैक्सिमम सेफ स्पीड है उससे क्या करने का, उससे 10% कम पे चलाने का। तो अगर इतना पार्ट जो बच्चों को बोझ वाले उनको अगर नहीं समझा है तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जितनी मैक्सिमम सेफ स्पीड है प्रैक्टिकली क्या करना होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो भी वी मैक्सिमम है उससे आप क्या करेंगे, 10% कम स्पीड पे चलाएंगे। तो अगर मैक्सिमम सेफ स्पीड 100 है तो आपको 90 पे चलाने की सलाह दी जाएगी कि आप उसको 90 पे चलाएं। क्यों? क्योंकि आपको कभी कभी स्पीड कम करनी पड़ सकती है। हो सकता है कोई जानवर आ जाए आपकी गाड़ी के सामने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड कम करनी पड़ेगी। और स्पीड अगर आप कम करने की कोशिश करें गाड़ी स्किड कर जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं। समझ आ रही बात? ठीक है, चलो तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये तो मैंने आपको इनर्शियल के हिसाब से समझा दिया था, अब मैं आपको नॉन इनर्शियल के हिसाब से सेम चीज समझाऊंगा। आइए उसको समझने की कोशिश करिए। तो याद रखिएगा, फ्रिक्शन की हेल्प से हमको 0 से √μ(rg) की रेंज में स्पीड मिल गई। ठीक है, चलो भाई। और मैंने आपसे क्या कहा कि प्रैक्टिकली आपको क्या करना होता है, जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है उससे क्या करना होगा, 10% कम स्पीड पे चलाना होगा। क्योंकि अगर आप उतनी स्पीड पे चलाएंगे तो ज्यादा करने पे तो आप स्किड करेंगे, कम करने पे भी स्किड कर जाएंगे, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अब जो है मैं आपको सेम चीज यही कराऊंगा, लेकिन कौन सा फ्रेम, अब मैं आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। ये यानी क्या, अभी जो हमारा ऑब्जर्वर था वो कहां था, यहां था। अब ऑब्जर्वर क्या करेंगे, हम लोग गाड़ी पे ही बिठा देंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्या कर देंगे हम लोग, गाड़ी पे ही बिठा देने वाले, ऐसे टर्न करने वाली हमारी गाड़ी। ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, मान लीजिए हमने एक चींटी को बिठा दिया। समझ आ रहा है? ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, एक चींटी को बिठा दिया। तो एक चींटी जब बैठी तो आपको ये चीज क्या करना है, अभी चींटी के हिसाब से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये कार क्या कर रही है, ऐसे टर्न करते हुए जा रही है, ऐसे टर्न कर रही है। इमेजिन कर पा रहे हैं आप, ऐसे टर्न करेगी। तो ऐसे जब टर्न करेगी तो यहाँ पर तो फ्रिक्शन है, कार को फ्रिक्शन, चींटी को फ्रिक्शन नजर आएगा। चींटी को एक और चीज महसूस होगी। मैंने आपसे क्या कहा था, जब कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, आर्क में चलेगी, सर्कुलर मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड। और एक्सेलरेटेड फ्रेम में चींटी बैठी हुई है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो आदमी होता है उस पर क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो इस चीज को महसूस करेगा कि बाहर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अब क्या होगा, अब आगे बढ़िए, तो यहां पर क्या होगा, जब कार टर्न करेगी तो चींटी को ये दिखेगा कि फ्रिक्शन लग रहा है ना। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और चींटी पे बाहर क्या लगने वाला है, बाहर लगने वाला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ क्या लगेगा बताइए, mg। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन mg रिएक्शन पैर नहीं होते, ध्यान रखेंगे आप लोग। नॉर्मल रिएक्शन में mg एक्शन रिएक्शन पैर नहीं होते, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर, फ्रिक्शन यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर, mg यहाँ पर। समझ आ गया? अब क्या होगा समझने की कोशिश करिए। इसको नॉन इनर्शियल समझना थोड़ा सा आसान होता है। कैसे, आइए समझते हैं इसको, देखते हैं। आपने क्या कर दी, सेम वही कहानी लेते हैं। आपने क्या कर दिया, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² बार। मैंने आपसे क्या कहा, मास को भी 5 मान लो, है ना, कार के मास को 5 मान लो, और रेडियस को भी 5 मीटर मान लो, तो दोनों कट जाएगा। ये क्या बचेगा, v² बचेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या मानोगे, 15 न्यूटन मान लो। समझ आ गया? अब क्या होगा, आपने स्पीड को 1 कर दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बताइए, फ्रिक्शन अरे 15 तक लग सकता है, 1 लग जाएगा। आपने स्पीड को 2 कर दिया तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स v का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये 4 हो जाएगा, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन 4 हो जाएगा, 15 तक लग सकता है, 4 हो जाएगा। 3 कर दिया, ये 9 हो जाएगा, v का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फ्रिक्शन 15 तक लग सकता है, ये 9 भी हो जाएगा। आपने वेलोसिटी को यानी स्पीड को आपने 4 कर दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, मैक्सिमम 15 तक लग सकता है। कितना चाहिए हमको 16 चाहिए। क्या वो 15 मैक्सिमम लग सकता है, क्या वो 16 प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। मतलब बताइए कौन ज्यादा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो गया, देखिए 16 हो गया, फ्रिक्शन कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहां लग रहा है 16 और यहां कितना लग रहा है, 15। तो ज्यादा फोर्स कौन सा हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो टर्न करने के बजाय बाहर की तरफ फेंक जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस या उसके इक्वल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ज्यादा हो जाएगा तो कार बाहर फेंक जाएगी। समझ आ गया? ये ज्यादा आसानी से भेजे में जाता है अपने, है। चलिए, तो दोनों तरीके समझा दिए मैंने, mv²/r। ये क्या हो जाएगा बताइए, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन तो वही होता है, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। देखो ना, नॉर्मल रिएक्शन या mg है, नॉर्मल n इक्वल्स टू क्या है, mg है। देख कर ही हमको समझ में आ रहा है n इक्वल्स टू क्या है, mg है। कोई डब्बा ऐसा है
वो ऐसे रखा हुआ है n, और यहाँ पर क्या है mg, n इक्वल्स टू क्या है mg, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले, लेकिन वो एक्शन रिएक्शन पैर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब n की जगह क्या लिखूंगा बताइए, मैं n की जगह लिख दूंगा mg, m और m क्या हो गया कैंसिल, v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। देखिए सेम चीज मैंने आपको ला करके बताई। तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इससे कि भाई कब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स लेंगे, कब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंगे। तो बिल्कुल बच्चों क्लियर रहने का, जब हम ग्राउंड पे खड़े रह के देख रहे हैं तो हम चीजों को सेंट्रीपिटल के हेल्प से सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ रही है। जब हम उस पे बैठ जाएंगे जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तब हम सेंट्रीफ्यूगल की हेल्प से सॉल्व करेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा, बात समझ में आ रही है। ग्राउंड वाले को क्या बोलेंगे, इनर्शियल ऑब्जर्वर, और आप गाड़ी पे जो बैठा हुआ है, यहां पे आप चींटी बन के बैठ गए, तो गाड़ी पे जो बैठा हुआ उसके हिसाब से, यानी उस फ्रेम के हिसाब से आपको क्या बोला जाएगा, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो आपको यही चीज समझनी है कि हम दोनों केसेस में सेम मैक्सिमम सेफ स्पीड निकाल लेते हैं, समझ आ गया। सिर्फ आपका नजरिया है, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाहर खड़े होकर के देख के ऑब्जर्व करके मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालेंगे या उस पर बैठ करके ऑब्जर्व करके मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो दोनों तरीके से आपको मैंने क्या कर दिया, ये समझा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको बैंकिंग पढ़नी है, क्या है अभी, यानी फ्रिक्शन की हेल्प से हमने टर्निंग देख ली। अब सेकंड किसके हेल्प से देखते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग। तो आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा मैं, इसको अच्छे से देख लीजिए, कुछ नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में बताइए इसको। ओके बच्चों, आप क्या देखते हैं, आइए अब जो है हम लोग टर्निंग देखेंगे। अब तो फ्रिक्शन देख लिया फ्रिक्शन की हेल्प से, अब ओनली विद बैंकिंग हम लोग क्या करेंगे, टर्निंग की हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ओनली विथ बैंकिंग ऑफ रोड्स, ओनली विथ बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो पहले समझना पड़ेगा कि भाई ये बैंकिंग होता क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड्स, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मान लीजिए रोड है, अपन क्या करते हैं, एक साइड पे मटेरियल लाके ऐसे भर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा कि रोड जो है ऐसे जो फ्लैट था, बिल्कुल ऐसे फ्लैट था, वो एक साइड से थोड़ा सा उठ जाएगा। तो जैसे ही वो एक साइड से उठ जाएगा, तो एक साइड से उठने पर हम कहेंगे रोड बैंक हो गया। क्या बोलेंगे हम लोग, हम कहेंगे रोड क्या हो गया, बैंक हो गया। समझ आ गया, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड ओवर इट्स इनर एज। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, रोड के एक आउटर एज को रेस करने वाले प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, बैंकिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो हम लोग बेसिकली भी क्या देखने वाले, अगर हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग बैंकिंग की हेल्प से कैसे क्या करेंगे, गाड़ी को यानी कोई भी व्हीकल को टर्न कराएंगे। ठीक है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है एक बैंक्ड रोड है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक बैंक्ड रोड है। उस बैंक्ड रोड पे हमने क्या कर दिया, एक व्हीकल ले लिया। आप समझ गए होंगे क्या किया मैंने, एक बिल्कुल फ्लैट रोड था, उसको क्या कर दिया, मटेरियल एक साइड पे भर भर के क्या कर दिया, इसको ऐसे टिल्ट कर दिया, ये एंगल थीटा पे आ गया। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। उस पे यहां क्या लग रहा होगा, यहां लग रहा होगा mg, और ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। समझ आ गया, बोलेंगे ऐसे कैसे नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो आप 11th में अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये जब ऐसे था, कार ऐसे थी तो ये नॉर्मल रिएक्शन था, कार ऐसे हो गई तो नॉर्मल रिएक्शन भी उसके साथ में चला गया। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये उस पर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आई होप आपको पता है क्या, कैसे फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये कार जो है सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, तो उस पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ सिनेरियो है। तो मैंने रोड को बैंक कर दिया, और बैंक करने से क्या होगा, बैंक करने से भी ये हो जाएगा कि देखिए ध्यान से कि इसका नॉर्मल रिएक्शन पहले बिल्कुल सीधा था क्योंकि कार भी ऐसी खड़ी थी। अब मैंने रोड को बैंक कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे हो गया। अब समझने की कोशिश करिए कि जो पहला मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इनर्शियल यानी क्या, आपका जो यहां पर मान लीजिए ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे खड़ा है जिसका वेलोसिटी क्या है, 0, यानी वो कैसा है, रेस्ट पर है। समझ आ गया। तो इसके हिसाब से अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं आपको दोनों इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। आप चाहे तो इनर्शियल से सॉल्व करें, चाहे तो नॉन इनर्शियल से सॉल्व करें, आंसर आपका सेम आएगा। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम में कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
आप नीट जेई एडवांस लेंगे, मेंस एडवांस लेंगे, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। 2020 में जो पेपर आया वो पेपर बिल्कुल भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं था। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो बहुत ऊंची होनी चाहिए, आपका आईक्यू लेवल भी बहुत ऊंचा होना चाहिए, तभी आप वो जेई मेंस का पेपर 2020 का सॉल्व कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? एडवांस का पेपर तो आप जानते ही हैं और कंसेप्चुअल होता ही है, कोई भी सवाल उसमें सीधा आता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? आईआईटी के पेपर मैंने भी दिए हैं, कोई भी सवाल कभी भी सीधा नहीं आता। आईआईटी के कोई भी पेपर में कभी भी सीधा सवाल नहीं पूछता, हमेशा घुमा फिरा के टेढ़ा सवाल पूछेंगे आईआईटी वाले। समझे? क्लियर है? आइए, तो यहां पर जो है ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शंस है। ये क्या आपका mg नीचे लग रहा है। और अब क्या करेंगे आप, अब जो है ना आपको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये पूरी कार को हम लोग क्या करेंगे, पूरी व्हीकल को एक पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो आप समझ लीजिए कार है, मैं क्या कर रहा हूं, उसको एक पॉइंट से रिप्लेस कर रहा हूं ताकि मैं आपको बिल्कुल रिजॉल्व करके आसानी से बता पाऊं चीजों को। ठीक है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास है, हमारे पास ऑब्जर्वर कौन सा है, इनर्शियल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हमारी कार है, नीचे क्या लग रहा है बताइए, नीचे लग रहा है mg, यहाँ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब मैं नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट कर देता हूं, ऐसे मैंने 2 कंपोनेंट कर दिए, समझ आ गया। चलिए भाई, अब बोलेंगे mg के 2 कंपोनेंट करते हैं, ऐसा करके कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो आसान लगे मैं वो कर रहा हूं, अब उससे भी सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए भाई, अभी फिलहाल आइए, आपको मैं तो समझा सकता हूं ये थीटा है तो वो थीटा है, ऐसे टेढ़ा वेढ़ा करके, लेकिन मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। यहाँ तो आप समझ जाएंगे, वो मैं आपको कुछ थ्योरम बता दूं या इसको टेढ़ा करके बता दूं, लेकिन आपको आगे जाकर के दिक्कत होती है। ऐसे ही होता है अक्सर, आपको बताएंगे कि ये थीटा है तो ये भी थीटा से मुड़ेगा, ये अगर ऊपर लेके जाएंगे तो थीटा से मुड़ेगा। अभी हमको उसमें नहीं जाना है, हम एक्चुअल मेथड सीखेंगे कि कैसे ये थीटा है तो वो थीटा बनता है, क्योंकि आगे जाकर के ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जहां पर ये फैक्ट काम आएगा आपको। देखिए ये थीटा है तो ये देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये बन रहा है जेड शेप। ये थीटा है तो ये भी क्या बन गया, थीटा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है? 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या समझने की कोशिश करिए। नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपसे क्या कहा, अरे बाबा नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये क्या है, देखिए ये 90 है, ये ऐसा है, ऐसा है, और ये ऐसा कुछ है। देखिए ये थीटा है और ये पूरा 90 है, तो मुझे बताइए कि ये एंगल क्या होगा। पूरे 90 में से थीटा माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, वही है। ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा। अब समझ में आ गया? तो आपने भी ये देखा था a डैश b डैश और आपने c डैश देखा, a डैश b डैश c डैश देखा। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए a b डैश और c देखिए, a b डैश और c देखिए, ये भी तो 90 है। अब पूरे 90 में से ध्यान रखिए, पूरे 90 में से ये पूरा 90 है, पूरे 90 में से ये एंगल को माइनस कर देते हैं, 90 माइनस थीटा। तो बताइए क्या होगा, 90 माइनस 90 प्लस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या बचा, थीटा। यानी ये क्या बन जाएगा, थीटा। क्लियर है? तो विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री प्रूव करके आपको बताया मैंने कि ये थीटा तो वो थीटा कैसे आया। ठीक है, चलिए भाई, उसको फिर से एक बार बनाता हूं। अब उसके बाद आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट्स बना सकते हैं, कॉपी कर लीजिएगा उसको। आइए, तो हम लोग गाड़ी की टर्निंग करवा रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन की हेल्प नहीं ले, आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको लेकिन कभी हटा नहीं सकते। फ्रिक्शन तो हमेशा होता है, हाइपोथेटिकल केस है ये, ध्यान रखिएगा, जो टेक्स्ट बुक में दिया है हाइपोथेटिकल केस है ये। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार है, नीचे क्या लग रहा है बच्चों, mg, यहाँ पर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। इतनी बार प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको अभी के अभी याद हो जाएगी। ये थीटा है तो मैंने कहा ये थीटा, और ये भी क्या हो गया, थीटा। सब प्रूफ करवा दिया। ये क्या हो गया, n cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, n sin थीटा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब क्या, यहां पर इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए कि ये जो हमारी कार है ना, यहां पर ये तो इनर्शियल फ्रेम में बताया था आपको मैंने, ये हमारा ऐसे ऑब्जर्वर है, ये जो है इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रही है कार। इमेजिन कर पा रहे हैं आप, ये ऐसी कार है और ये हमारा एक्सिस है, तो कार ऐसे टर्न कर रही है। इमेजिन कर पा रहे हैं, ऐसे टर्न कर रही है कार। ठीक है ना? अब समझने की कोशिश करिए कि यहां पर जब कार ऐसे टर्न कर रही है, ऐसे टर्न कर रही है, इसका मतलब इसका सेंटर कहां होगा, इसका सेंटर यहां होगा, और यहां से ये इसके डिस्टेंस कितना है कार का, एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, r है। तो इमेजिन करिए जरा,
ये कार है, ये हमारा एक्सेस या सेंटर है, तो ये ऐसे टर्न कर रही है कार। जब कार ऐसे टर्न कर रही है तो मुझे बताइए सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, आपको इसके हिसाब से सोचना है। ये बोलेगा सर सेंटर की तरफ तो एन साइन थीटा लग रहा है। अच्छा, सेंटर की तरफ एन साइन थीटा लग रहा है, तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो एन साइन थीटा किसका काम कर रहा है भाई? एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बार। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कार ऐसे टर्न कर रही है तो सेंटर की तरफ, देखिए ये है ना सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है आपका सेंट्रीपिटल एन साइन थीटा। समझ में आ गया? ऐसे टर्न करेगी तो सर्कल ये बनेगा, समझ आ गया? तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? एन साइन थीटा। ये अपने को समझ में आ गया। और एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? एन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है mg को। बात समझ में आ गई? अब क्या करने का आपको है ही नहीं, दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जब मैं क्या करूंगा? एन साइन थीटा डिवाइड बाय क्या करूंगा? एन कॉस थीटा। 1 और 2 को क्या कर दिया मैंने? डिवाइड कर दिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बार डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? mg। mm कैंसिल, n कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा? tan थीटा। ये क्या होगा? v स्क्वायर बाय rg। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। समझ आया? क्लियर है? तो ये आपके पास क्या आ गई? स्पीड आ गई। क्लियर है? ये आपकी क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो आपकी स्पीड है ना, ये आप वेरी नहीं कर सकते। आप अगर फ्रिक्शन में देखते हैं ना, फ्रिक्शन वाले केस में, तो आपको जो अंडर रूट ऑफ म्यू आरजी मिला था वो मैक्सिमम सेफ स्पीड था। यानी आप 0 से लेके मैक्सिमम वहां तक कर सकते हैं। हमने 100 माना था तो 0 से लेके मान लो 100 तक कर सकते हैं। यानी हम 90 भी रख सकते हैं, 80 भी रख सकते हैं, 70 भी रख सकते हैं। लेकिन इस केस में, बैंकिंग वाले केस में ऐसा नहीं कर सकते आप। बैंकिंग वाले केस में ये कांस्टेंट स्पीड है। यानी क्या? अगर आप फ्रिक्शन की हेल्प ना लेकर के आप चाहते हैं कि सिर्फ बैंकिंग की हेल्प लेकर के हम टर्न करें, इसको ऐसे टिल्ट कर दें, उसकी हेल्प से टर्न करें, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपको ये इस कांस्टेंट स्पीड से ही चलना पड़ेगा, और कांस्टेंट स्पीड से चलना बहुत मुश्किल है। देखो, चीज़ों को कांस्टेंट रखना बहुत आसान है। आप मुझे कोई कहे कि तुम अब सर आप अपनी क्या करो ना, आप अपनी साउंड की इंटेंसिटी को क्या कर दो? कांस्टेंट रखो, मतलब एक ही लेवल पे बात करो। नहीं कर सकता हूं मैं। कभी मुझे तेज बोलना पड़ेगा, कभी मुझे धीरे बोलना पड़ेगा, नहीं हो सकता। चीज़ों को कांस्टेंट रखना मुश्किल है हमारे लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रॉब्लम आपको समझाई मैंने भी कि बैंकिंग, अगर सिर्फ हम लोग बैंकिंग का सोचेंगे तो उसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि जब हमको स्पीड मिल रही है ना, वो स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी वो टर्न कर पाएगा, प्रॉपरली टर्न कर पाएगा। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तब गड़बड़ हो जाएगी। स्पीड कम हो गई तो क्या होगा, ज्यादा हो गई तो क्या होगा, अब वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नॉन इनर्शियल से भी समझाऊंगा, पहले इसको समझो। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो ये डायग्राम अच्छे से आपको आना चाहिए, सब कुछ डायग्राम पे निर्भर करता है। अब मैं आपको समझाता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम कि वहां पर तो रेंज थी 0 से अंडर रूट ऑफ म्यू आरजी, आप कोई भी स्पीड रख सकते। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? जब आप सिर्फ बैंकिंग की हेल्प लेंगे, आपको यही स्पीड रखनी पड़ेगी। अगर आपको टर्न करना है तो आप इससे कम स्पीड नहीं रख सकते, आप इससे ज्यादा स्पीड नहीं रख सकते। आपको इतनी स्पीड पे क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। हम ऐसा नहीं कर सकते बहुत मुश्किल है हमारे लिए। ठीक है, आइए अब इसके इंप्लीकेशन समझाता हूं मैं। कांस्टेंट स्पीड नहीं हुई तो क्या होगा? स्पीड कम हो गई तो क्या होगा? स्पीड ज्यादा हो गई तो क्या होगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमको क्या मिला? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ना थीटा बदल रहा है और जी तो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि हाइट थोड़ी बदल रही है इसकी, है ना। तो ना थीटा बदल रहा है ना जी बदल रहा है, तो इसका मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। ये समझ में आ गया? अब क्या, आपने स्पीड कम कर दिया, बताइए स्पीड कम कर दिया, तो स्पीड कम करने से रेडियस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब जो कार यहां पर थी वो कार नीचे आ जाएगी। स्पीड कम करेंगे तो क्या होगा? रेडियस को कम करना पड़ेगा। पहले क्या है? ऊपर, यानी ऐसे बड़ा रेडियस ले रही है, स्पीड कम कर दिया, रेडियस कम हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप ये अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा से नहीं चलाते और आपने इससे अगर कम स्पीड कर दी तो आप नीचे की तरफ स्लिप हो जाएंगे, आपको छोटा रेडियस मिलेगा। आप ऊपर थे तो आपको बड़ा रेडियस मिल रहा था। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपने ये स्पीड से ज्यादा स्पीड कर दी तो बताइए क्या होगा? इससे ज्यादा स्पीड कर दी, जब इससे ज्यादा स्पीड कर दी तो रूट आर, ये भी क्या हो जाएगा? यानी आर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
अगर आपने इससे ज्यादा स्पीड कर दी तो बताइए क्या होगा, ये दोनों कांस्टेंट है तो रेडियस बढ़ जाएगा, अगर रेडियस बढ़ जाएगा तो बताइए क्या होगा, रेडियस बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, इससे बड़े वाले सर्कल पे, मतलब क्या, मतलब ये आसान भाषा में कि जब आपने क्या कर दी, ये पॉइंट पे थे आप, ये स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे, आपने कम स्पीड करी तो नीचे की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, और आपने स्पीड अगर इससे ज्यादा कर दी तो ऊपर की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप इनमें से कहीं पर भी स्लाइड ना हो तो आपको यही स्पीड पे चलाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? लॉजिक समझा कि स्पीड बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा मतलब क्या, आप ऊपर की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाएंगे। स्पीड कम करोगे तो क्या होगा, रेडियस कम होगा, इसका मतलब आप नीचे की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा ये हाइपोथेटिकल केस है, यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये स्पीड को आपको क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आपने स्पीड को वेरी किया, आपने कम किया तो आप इंक्लिनेशन से नीचे की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाएंगे, आपने ज्यादा किया तो ऊपर की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ रही, क्लियर है? इनर्शियल से समझा दिया, नॉन इनर्शियल से भी समझाता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? डिटेल्ड लेक्चर बनाया है मैंने। इसके बाद अगर हम लोग को दोनों का जो मिक्सर है उसके लिए अलग लेक्चर बनाना पड़ा तो अलग बनाऊंगा, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिर्फ बैंकिंग अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग के लिए मैक्सिमम, हमारे स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। कम करेंगे तो नीचे की तरफ स्लाइड होंगे इंक्लाइन से, ज्यादा करेंगे उससे तो ऊपर की तरफ क्या होंगे, स्लाइड होंगे इंक्लाइन से। ठीक है, अब वही चीज हम लोग क्या करेंगे, सेम डेरिवेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम डिटेल पढ़ा रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से भी। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग फिर से क्या कर लेते हैं, वही इंक्लाइन ले लेते हैं। हमारी कार नीचे लग रहा है mg, यहाँ लग रहा नॉर्मल रिएक्शन, इधर पे उसके दो कंपोनेंट, उसके बाद ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, आपसे मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, n cos थीटा, n sin थीटा। और आपको क्या करना, आपको यहाँ चीटी बन करके बैठना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, आपको चीटी बन करके बैठना है। अब कार क्या कर रही है, कार ये एक्सेस के अबाउट क्या कर रही है, ऐसे टर्न कर रही है। फिर से ये कार क्या कर रही है, ऐसे टर्न कर रही है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब कार टर्न करेगी तो ये वाला कौन सा फ्रेम है जिसपे चीटी बैठी हुई है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों टर्न करना, मतलब सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड, मतलब ये कौन सा फ्रेम है, एक्सेलरेटेड मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो चीटी कौन से फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में बताया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले पे बाहर के डायरेक्शन में क्या लगता है, सेंटर से बाहर के डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी चीटी पे बाहर क्या लग रहा होगा, CFF लग रहा होगा। समझ आ गया, क्लियर है? अब क्या, अब आगे चलते हैं। अब क्या होता, समझने की कोशिश करो। यहां पर ये ऐसे टर्न करेगा, तो अगर ये टर्न करेगा तो मुझे बताइए n sin थीटा को CFF क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे कह लो आप, CFF को n sin थीटा क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। समझ आ गया? अगर n sin थीटा ज्यादा हो जाए तो मुझे बताइए क्या होगा, ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा तो ये नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगा। अगर CFF ज्यादा हो जाए तो क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ खींचेगा, मतलब वो ऊपर की तरफ स्लाइड होगा। समझ आ गया? तो यहां पर भी वही कहानी है कि अगर ये ज्यादा हो गया तो ऊपर की तरफ स्लाइड होगा, ये ज्यादा हो गया तो वो नीचे की तरफ स्लाइड होगा। इस आप बोलेंगे सर वो तो स्पीड के हिसाब से बताए थे, अभी समझा रहा हूं, आ रहा हूं मैं इसको। तो n sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम उस केस पे बात कर रहे हैं जब दोनों ने एक दूसरे को क्या करके रखा है, बैलेंस करके रखा है। समझ आ गया? अगर n sin थीटा ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी नीचे की तरफ इंक्लाइंड होगा। CFF ज्यादा हुआ तो ये ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ खींचेगा, ये ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होगा। ठीक है ना? n sin थीटा वैसे ही रखते हैं, CFF बताइए क्या होगा, mv²/r। समझ आ गया? उसके बाद n cos थीटा बताइए क्या होगा, n cos थीटा होगा आपका mg, सेम वही कहानी, अंडर रूट ऑफ क्या होगा, rg tan थीटा। समझे? नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये थोड़ा सा आसानी से भेजे में जाता है। समझ आ रहा है? एरर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ क्यों जाएगा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो उसको ऊपर खींचेगा। अगर n sin थीटा ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, नीचे खींचेगा। n sin थीटा वेरी नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे आप, n sin थीटा वेरी करने वाला फोर्स नहीं है, n sin थीटा कांस्टेंट फोर्स है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कैसे होगा, क्या होगा, समझा देता हूं मैं, बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से। ये क्या है, mv²/r। ऐसा है, आपने स्पीड बढ़ाई, दोनों तो भी बैलेंस थे, आपने स्पीड बढ़ाई, v² बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो v² बढ़ेगा, v² बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा n sin थीटा नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, अरे फ्रिक्शन थोड़ी है,
ये कांस्टेंट है, ये तो m पे डिपेंड करता है, मास पे और थीटा पे, ना थीटा बदल रहा है मास बदल रहा है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? इसका ये मतलब हुआ कि स्पीड बढ़ाने पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, n sin थीटा फ्रिक्शन थोड़ी है जो बढ़ जाएगा, n sin थीटा उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या, स्पीड बढ़ाने पे ये क्या होगा, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। ये तो बताया तुमने, स्पीड बढ़ी होगी तो क्या होगा, और स्पीड अगर घटाएंगे तो बताइए क्या होगा, स्पीड घटाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा। अभी तो दोनों बैलेंस थे, लेकिन जैसे स्पीड घटाने पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुआ तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये क्या करेगा, ये इसको नीचे खींचना शुरू कर देगा। बात समझ में आगे क्लियर है? तो इन अ नटशेल समझते हैं कि फ्रिक्शन में हमने जब केस किए तो फ्रिक्शन में क्या देखा, फ्रिक्शन में हमने देखा कि जब क्या होगा, जब जो हमारी मैक्सिमम, हमने ऐसे फ्रिक्शन कंसिडर किया तो हमारी जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो 0 से लेकर अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी तक रहेगी। समझ आ गया? यहां से यहां तक आप क्या कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं स्पीड को। लेकिन जब हमने बैंकिंग वाले को देखा तो बैंकिंग में क्या देखा, बैंकिंग में देखा कि इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर अगर आपको गाड़ी को टर्न कराना है तो आप एक रेंज में नहीं रख सकते स्पीड, आपको एक पर्टिकुलर स्पीड रखनी पड़ेगी, आप तभी इसको टर्न करा सकते हैं। अगर आप अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा से कम स्पीड रखते हैं तो बताइए क्या होगा, कम रखेंगे तो नीचे की तरफ स्लाइड जाएंगे, और अगर अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा से ज्यादा कर दिया तो ऊपर की तरफ स्लाइड जाएंगे। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो ये आपको मैंने डिटेल में समझा दिया। आई होप जो सेकंड वाला पार्ट है वो मुझे आज पढ़ाना था, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग उसको कल करेंगे। ओके, क्लियर है? तो देखिए कैसा लगा, क्या लगा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ क्वेश्चंस भी आपको पूछे हैं मैंने। इसके नोट्स जो है अभी तो मुश्किल हो जाएगी अपलोड करना, 10 बजने आ गए ऑलमोस्ट, मैं इसको कल अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है? तो आप लोग बेफिक्र रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। केमिस्ट्री के बारे में बताऊँ मैं आपको, आप लोग बेफिक्र रहिए केमिस्ट्री के बारे में। मैं केमिस्ट्री भी अपलोड करूंगा। मैं एक्चुअली हो ये रहा है कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अब तक, हम एक चैप्टर लेकर के पहले इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर उस पर फिर दूसरे चैप्टर पे जाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रोटेशन लाइन में इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सॉलिड स्टेट को आपको डिटेल में पढ़ा देता हूं मैं। समझ आ गया? अब के बाद के जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं जेई, नीट, सीईटी, मेंस, एडवांस सब मिला करके आपको देने की कोशिश करूंगा, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर आपके लिए बने, स्टेट बोर्ड वालों का भी फायदा हो जाए, एंट्रेंस वालों को भी फायदा हो जाए। समझ आया? क्लियर है? सब डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। डेरिवेशन जो होंगे वो डेरिवेशन मैं आपको स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग कराऊंगा, सीबीएसई के अकॉर्डिंग नहीं कराऊंगा। समझ आ गया? क्यों? डेरिवेशन कैसे करते हैं उससे हम लोग का एंट्रेंस में थोड़ी कुछ लेना देना होता है। डेरिवेशन हमको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए कराना है, तो वो डेरिवेशन में स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए करा दूंगा। और जो फॉर्मूले, जो कॉन्सेप्ट है वो तो हर जगह सेम है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या एंट्रेंस एग्जाम में अलग पढ़ाते हैं क्या? नहीं, सेम होता है। तो कॉन्सेप्ट जो है, जो जो एक्स्ट्रा चीजें रिक्वायर्ड है, मैं आपको लेक्चर में बताते जाऊंगा। आप कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। आप बच्चों के साथ शेयर करिए, आप बेफिक्र रहिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आगे जा करके एंट्रेंस के सवालात भी कराऊंगा। अभी सिर्फ बने रहिए मेरे साथ में, आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छा स्कोर करें और हमारा साथ दें। ओके, ऑल द बेस्ट।